तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब तक बच्चों आपने न्यूमेरिकल्स बहुत किए 2-3 क्लासेस से, और मैं न्यूमेरिकल्स वापस कराऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए सफिशिएंट है वो न्यूमेरिकल्स। ऑल्दो मैंने मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी पे कोई खास न्यूमेरिकल्स कराए नहीं है। चलो, नॉर्मेलिटी पे भी तब भी हो चुका है, मोलैलिटी पे कुछ खास करवाए नहीं है। बट टेंशन मतलब बच्चों, अभी फिलहाल के इतने रखो, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो ज़्यादा बोरियत आने लग जाएगी। एक बार पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स आपको मैं सारे एक साथ ही कराऊंगा, जिससे चैप्टर का आपका रिवीजन भी अच्छे से हो। ठीक है बच्चों? तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टोइकियोमेट्री समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री अगर समझ में नहीं आई तो दिक्कत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों? आप अपने 12th वाले बच्चों को पूछ सकते हो, आज तक इसका मतलब नहीं पता बच्चों को, तो मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। पहले तो नाम ही अजीब है, पहली बात तो। और जब नाम अजीब है, अब दूसरी बात क्या है, इसका काम भी अजीब है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो, स्टोइकियोमेट्री वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है स्टोइकियो और एक है मेट्रिक। ये कोफिशिएंट भूल जाओ पहले तो आप याद रखो, स्टोइकियो और एक होता है मेट्रिक। तो स्टोइकियोमेट्री एक वर्ड होता है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो स्टोइकियो और एक होता है मेट्रिक। स्टोइकियो वर्ड का मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रिक मतलब होता है बच्चों क्या, मेजरमेंट। एलिमेंट और मेजरमेंट मतलब स्टोइकियोमेट्री में आपको एलिमेंट्स को मेजर करना है। एलिमेंट्स को मेजर करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। यहां तक क्लियर है? बस इतनी बात ध्यान रखनी है स्टोइकियोमेट्री। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। बस आपको एग्जाम्पल देके ही समझाऊंगा, और सच बताऊं, इससे बढ़िया तरीके से और कोई नहीं समझाएगा। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है समझाने का। मैं आपको तीन चीज समझाऊंगा, सो तीन याद रख लेना। और वो क्या है समझा देता हूं। तो देखो फटाफट, देखो बच्चों फटाफट। फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, एक सिंपल सी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं कि बिना बैलेंस के स्टोइकियोमेट्री फेल है। ध्यान रखना, आपको पहले इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ली, 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। ये आपके पास आपके बोर्ड पे दिख रही है आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? ये इक्वेशन दिख रही है आपको? अब इस इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करना क्या है, जो इनके आगे जो ये मोल्स, ये जो नंबर लिखे हैं 2, इसके आगे लिखा है 1 और इसके आगे लिखा है 2, जो जो नंबर लिखे हैं इसके आगे, ये नंबर क्या सिंबलाइज करते हैं, इनको ये कहलाते हैं क्या बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहलाता है बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी सिंबलाइज क्या करते हैं मैं बताता हूं, बट ये कहलाते क्या है बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो वो क्या है, 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं H2O का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो वो है 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो वो क्या है, 2 है। प्लीज रिवीजन क्या करो, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। क्या बोला मैंने, वापस सुनना। H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है। O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और H2O का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बच्चों, वो है 2। क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको रिएक्शन में कैसे आइडेंटिफाई करना है ये तो आप कर लोगे। बस रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, और आगे जो नंबर दिख रहा है उनके, वो ही उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पढ़ में आगे क्या होता है, जो नंबर आगे लिखा रहता है पर्टिकुलर एलिमेंट के या फिर कंपाउंड के, वही उसका क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो, अब आता है कि ये सिंबलाइज क्या करता है, इससे हमें पता क्या चलता है, इस पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता क्या चलता है, इससे पता क्या चलता है। ठीक है, तो बच्चों इससे तीन चीजें पता चलती है, तीन चीजें। उस तीन चीजें समझ लेना क्या पता चलती है। चीज नंबर वन, चीज नंबर वन क्या बोलता है कि अगर दो, ये H2 का क्या मॉलिक्यूल है, अगर दो मॉलिक्यूल्स H2 लेंगे हम और उसको एक मॉलिक्यूल O2 के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो कितने मॉलिक्यूल्स H2O बनेंगे, दो मॉलिक्यूल्स H2O बनेंगे। पहला तो ये सिंबलाइज करता है, यही बात समझ में।
कि अगर मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए H2 के और एक मॉलिक्यूल्स लिया O2 का, तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे H2O के? दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। पहली तो ये बात ये सिंबलाइज करता है, मतलब इससे ये पता चलता है हमें। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। दूसरा क्या सिंबलाइज करता है? अगर मैंने दो मोल्स लिए H2 के, वही मोल्स और मॉलिक्यूल्स बात एक ही होती है। अगर दो मोल्स लिए मैंने क्या बच्चों? H2 के, और अगर एक मोल लिया मैंने किसका बच्चों? O2 का, तो कितने मोल्स बनेंगे H2O के? दो मोल्स बनेंगे H2O के, दो मोल्स बनेंगे H2O के। क्या मेरी बात क्लियर है? या तो ये पहली वाली बात कंपेयर करता है कि क्या पता लगता है इससे कि अगर दो मॉलिक्यूल्स H2 के लिए और एक मॉलिक्यूल्स O2 के लिए, तो दो मॉलिक्यूल्स H2 के बने। या फिर बच्चों ये क्या कहता है कि अगर दो मोल्स मैंने H2 के लिए और एक मोल्स मैंने O2 का लिया, तो दो मोल्स किसके बनेंगे? H2O के बनेंगे। और तीसरी क्या बात कहता है समझने की कोशिश करना, इसके अलावा कुछ नहीं कहता है बस। तीसरी क्या बात कहता है ध्यान से सुनना, अगर मैंने दो वॉल्यूम H2 का लिया, दो वॉल्यूम मतलब 2 ml 2 लीटर, मतलब एक यूनिट रखो, और एक वॉल्यूम मैंने O2 का लिया, तो कितने वॉल्यूम बनेंगे H2O के? दो वॉल्यूम H2O के बनेंगे। क्या ये समझ में मैंने क्या लिखा या नहीं आया? मतलब अगर मैंने 2 ml H2 ली और 1 ml O2 लिया और दोनों को मिलाया, तो कितना ml H2O बनेगा? 2 ml H2O बनेगा। या फिर ऐसे बोल लो, 2 लीटर हाइड्रोजन गैस ली या फिर 1 लीटर ऑक्सीजन लिया, तो कितना बन गया? 2 लीटर वाटर बन गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बस इन तीन चीजों को रट लो, इसके अलावा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट खत्म हो चुका है यहीं पे। अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आया, अगर ये समझ में नहीं आया तो सच बताऊं कुछ समझ में नहीं आया। बात क्लियर है? प्लीज इसको ढंग से रट डालो, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वापस बताता हूं, अगर ये रिएक्शन दे रखी है, इसको हम दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। ये तो शायद से आपने नोट कर ही लिया होगा, ये तो शायद से आपने नोट कर ही लिया होगा। चलो सोना नहीं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं आज आपसे। आपने अगर यहाँ पे नींद काट ली ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल C प्लस O2 गिव्स अस CO2, C प्लस O2 गिव्स अस CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तीन चीजें कहता है, पहले तीनों की स्टोइकियोमेट्री कितनी है बताओ? कितनी कितनी स्टोइकियोमेट्री है? बैलेंस कर लो, बैलेंस। आई होप ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 1। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 1। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 1। तीनों के आगे 1 1 1 लिखा है, इसका मतलब तीनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। क्या मेरी बात यहां तक आपको क्लियर है? पक्का? बेटा पसंद आ जाए तो लाइक कर देना बस। यहां तक क्लियर है? चलो अब आगे की बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आगे की सिंपल सी बात यह है, अब इससे हमें तीन बातें पता चलती है। तीन बातें फटाफट लिख के बताते हैं। ये एटम है, मॉलिक्यूल है, बताओ कार्बन एटम है, तो इसका मतलब क्या है? अगर एक एटम कार्बन का हुआ और एक मॉलिक्यूल O2 का हुआ, तो कितने CO2 बनेंगे? एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका? CO2 का। क्या ये मेरी बात क्लियर हुई आपको? अब आप बोले सर पिछले वाले में तो तीनों जगह मॉलिक्यूल था, इस वाले में आपने एटम क्यों लिख दिया? तो मूर्खो, ये है क्या? एटम है, मॉलिक्यूल है। मेरे को इतनी सी बात बताओ, ये एटम है ना, अकेला है तो एटम है, अकेला से ज्यादा है, दुकेला है, तिकेला है, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। ये दुकेला है तो मॉलिक्यूल, ये तिकेला है तो मॉलिक्यूल। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर कोई भी अकेला होगा तो क्या होगा? एटम होगा। क्या बात क्लियर है मेरी? ये एटम, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। तो दैट्स व्हाई हमने जो भी उसका पार्टिकल होगा, पार्टिकल मतलब जो भी सबसे छोटी यूनिट होगी, हम उस फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरा क्या समझ में आता है हमें इससे? दूसरा पता लगता है, अगर हमने 1 मोल कार्बन एटम्स लिए और 1 मोल हमने क्या लिया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लिए, तो कितनी मोल CO2 बनेगी? 1 मोल CO2 बनेगी। ये तो बहुत आसान है, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल। ठीक। तीसरी लाइन क्या कहते हैं? वैसे ये असल में गैस नहीं है, इसलिए यहाँ ये तीसरी लाइन एस्टैब्लिश नहीं होगी। बट अगर ये मान लो कार्बन गैस फॉर्म में होता, तो 1 ml C प्लस 1 ml O2 गिव्स अस 1 ml CO2। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? तो ये पूरी की पूरी रामायण है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ, बट आप तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में तीन चीजें याद रखना, और एक गलती भूल के मत करना। भूल के क्या नहीं करना गलती? सुनो,
1 ग्राम कार्बन और 1 ग्राम O2 गिव्स अस 1 ग्राम CO2 नहीं है, नहीं है, नहीं है। ध्यान रखना, मैंने ग्राम से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं बताया है, मैंने ग्राम से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं बताया है। तो अपना दिमाग लगाने की गुस्ताखी मत करना, अपने दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। ग्राम से रिलेटेड कोई भी स्टोइकियोमेट्री नहीं समझाता, ग्राम से रिलेटेड कुछ भी नहीं समझाता। यहां तक बात क्लियर है? बस ये 3 चीजें याद रखनी है ऊपर ऊपर की, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब आता है न्यूमेरिकल्स पे, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे, कोई थ्योरी बोरी नहीं आएगी। थ्योरी तो बस समझाने के बताई मैंने आपको। न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट, न्यूमेरिकल, ठीक है बच्चों। तो न्यूमेरिकल ध्यान से देखना कैसे होगा। एक मैं न्यूमेरिकल पहले बोर्ड पे लिख ही देता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड इन कंबशन ऑफ 8 ग्राम्स ऑफ CH4। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो स्टाइकोमेट्री से ही आएगा। अब आप बोलो सर ऐसा तो कुछ आपने पढ़ा है नहीं, तो बेटा रुक तो जाओ, इतनी जल्दी क्या कर रहे हो। तो पहले तो देखो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्पेशली आपको रिएक्शन बिना लिखे ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। अब रिएक्शन क्या है आपके पास? कंबशन, कंबशन ऑफ CH4। अब कंबशन की रिएक्शन रट लो कैसी होती है। पहले कंबशन जानते हो क्या होता है? कंबशन होता है बर्निंग ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 10th में पढ़ा होगा आपने। तो अगर आप CH4 का कंबशन करोगे तो CH4 की रिएक्शन करोगे आप O2 के साथ, तो क्या बनेगा? CO2 और H2O। ये होती है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है वापस से सुनो। कंबशन रिएक्शन में आपको क्या करना है? किसी भी हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो भी कंपाउंड होता है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना है और फिर क्या करना है? CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है। ये होती है बच्चों क्या? कंबशन रिएक्शन। बात क्लियर है? ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है बच्चों? कंबशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर क्वेश्चन जब भी चालू हो उससे पहले क्या कर देना है? आपको रिएक्शन लिख देनी है और उसको बैलेंस कर देंगे। तो रिएक्शन क्या होगा बच्चों? पहले क्या होगा? CH4 की रिएक्शन होगी किससे? O2 के साथ, तो क्या बनेगा? CO2 और क्या बनेगा? H2O। यहां तक मेरी बात आप सबको क्लियर है? क्या यहां तक मेरी बात आप सबको क्लियर है? इसको कहते हैं कंबशन रिएक्शन। एग्जाम में नहीं दे रखी हो तो आपको करके आनी है, ठीक है। अब बैलेंस कर देते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं फटाफट। देखो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया तो 2 हो गया, बस ये बैलेंस हो गया। क्या ये बैलेंस हो गया? चलो बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का सबसे पहली बात क्या है? ऊपर कुछ मत देखो, पहले तो आप ये देखो कि आपको किसको निकालना है और क्या दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? CH4 का मास दे रखा है और आपको क्या निकालना है? O2 के मोल्स निकालने हैं। आपको CH4 का मास दे रखा है और आपको O2 के मोल्स निकालने हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब उसको भूल जाओ ऊपर वाले को, अब इधर आ जाओ, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। और अभी मैंने आपको स्टाइकोमेट्री समझाई है। ये रिएक्शन क्या कहता है कि 1 मोल CH4 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल्स H2O बनेगा। क्या जो मैंने अभी अभी बोला 5 सेकंड में, क्या आपको समझ में आया? वापस से बोलता हूं कि 1 मोल CH4 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 5 के साथ, 10 के साथ? 1 2 के साथ करेगा। तो मेरे को तो अगर यहाँ 2 होते तो कितने साथ इंटरेक्ट करता? 4 के साथ इंटरेक्ट करता। हमें एक वो मिल गया, पहाड़ा मिल गया, टेबल मिल गई। टेबल क्या कहती है? अगर ये 1 होगा तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? 2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा? ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा। आप सीधी सी बात याद रख लो, जैसे होती है ना आपकी सामग्री वाली बात होती है ना, चाय बनाने की सामग्री। सामग्री मतलब समझ में आता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप इंग्रेडिएंट यूज करते हो। मेरे को तो अगर आपको एक आदमी के लिए चाय बनानी है तो आपको जैसे आपके घर वालों ने बता दिया कि बेटा एक आदमी के लिए चाय बनानी है तो आधा कप दूध लेना है, 2 चम्मच चाय पत्ती लेनी है, 2 चम्मच चीनी लेनी है, मान लो, ठीक है। अब ज्यादा यहाँ दिमाग मत लगाना। और पानी लेना है। एक बार लिख देते हैं ना, फालतू फिर गड़बड़ करोगे, मेरे पे गुस्सा करोगे। आपको चाय बनानी है तो आपको 4 चीजें चाहिए। 1 चम्मच चाय, सुनना एक बार ऐसे फटाफट। एक चम्मच चाय, 2 चम्मच चीनी, आधा 1/4 कप मिल्क, दूध और हाफ कप पानी। इनको गर्म करोगे तो आपका चाय बन जाएगी, ठीक है बच्चों। एक सेकंड, यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? पक्का? अब ये इससे कितनी चाय बनेगी? 1 कप चाय बनेगी बच्चों।
ये आपका एक फॉर्मूला हो चुका है, ये आपका एक फॉर्मूला हो चुका है। ये फॉर्मूला ये बताना चाह रहा है कि अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो ये पर्टिकुलर आपको इतने मात्रा में चाहिए। वही फॉर्मूला आपको कौन बताते हैं? इक्वेशन बताती है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपको 4 कप चाय बनानी है, सोचना मेरी बात, 4 कप चाय बनानी है तो आपको बताओ क्या क्या चाहिए होगा? चाय पत्ती कितनी चाहिए होगी? 4 चम्मच। चीनी कितनी चाहिए? यहाँ पत्ती है, ध्यान रखना, ठीक है। चीनी कितनी चाहिए होगी बच्चों? 8 चम्मच। दूध कितना चाहिए होगा? 1 कप। पानी कितना चाहिए होगा? 2 कप। क्या चाय बनानी आ गई आपको? सॉरी, आपको स्टाइकियोमेट्री समझ में आ गया? ठीक है। यही जो चाय बनाने का कॉन्सेप्ट है, यही स्टाइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है बच्चों। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, 1 का बता दिया जाएगा, बाकियों का फिर अपने हिसाब से निकालते रहो। बहुत आसान है बाकियों का निकालना। तो जो इक्वेशन आप लिखोगे, बैलेंस इक्वेशन, वो आपको एक बेसिक बता देगा, फॉर्मूला बता देगा कि चाय बनाने के लिए 1 कप के लिए क्या क्या चाहिए। तो क्या बताया इस इक्वेशन ने आपको? क्या समझाया कि अगर आप 1 चम्मच या फिर 1 मोल ये लोगे और 2 मोल ये लोगे तो बनेगा क्या? 1 मोल ये और 2 मोल ये। बात क्लियर है? अब आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो और देखो आपको किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए, बाकी सबको भूल जाओ। फिर आपको CH4 और O2 के बीच में रिलेशन चाहिए, तो आप इन दोनों को रिलेट करो, इन दोनों को रिलेट करो। तो इन दोनों को रिलेट करोगे तो क्या कहता है ये कि अगर 1 मोल CH4 आप लोगे तो कितने से इंटरेक्ट करेगा? वो 2 मोल O2 के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये तो हो गया आपकी पहली लाइन, जो कि आपको जो चाय वाला जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूले से आपने लिख दी। अब क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, अब हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपके पास 8 ग्राम CH4 होगी तो कितना O2 चाहिए होगा, कितना मोल्स ऑफ O2 चाहिए होगा। मतलब आपको CH4 दे दिया और आपको O2 पूछ रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात याद रखना, देखो ग्राम ऑफ CH4 हमारे कोई काम का नहीं है। मैंने बताया हमारे लिए 3 चीजें काम की होती है, या तो एटम या मॉलिक्यूल, या फिर क्या बच्चों, मोल्स, या फिर क्या, वॉल्यूम। और ग्राम अपना बिल्कुल काम का नहीं है। बट ग्राम जब भी आपको दे रखा हो तो आप उससे एक काम कर सकते हो, आप पहले उसके मोल्स निकाल लो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास डेटा आ जाएगा। नहीं है बात समझ में? समझाता हूं, यहाँ साइड में देखना बच्चों प्यार से। आपको पूछा है कि अगर आपके पास 8 ग्राम CH4 होगा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि वो जो 1 कप चाय बनाने के लिए इतना हुआ। ध्यान से सुनो, मेरा एक क्वेश्चन सुनना, मैंने आपको सामग्री समझाई थी, ध्यान से सुनना। अब मैंने बोला कि अगर मैं आपको 4 चम्मच चाय पत्ती दूं, अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो, ठीक है, एक बार वापस फटाफट लिख देता हूं। एक चम्मच था चाय पत्ती, और क्या था बताओ? 2 चम्मच क्या था? चीनी था, और क्या था बताओ? इतना याद कर लेते हैं, बाकी सब छोड़ो। और मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको 4 चम्मच चाय पत्ती दूं तो आपको चीनी कितनी लगेगी? सोच बताओ। 8 लगेगी, बहुत आसान है। अगर एक में 2 चम्मच लग रही है तो 4 चम्मच चाय पत्ती दूंगा तो कितनी चीनी लगेगी? कितनी लगेगी बच्चों? 8 लगेगी ना। समझ में आ रहा है क्या बात? सेम मैं वही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर 1 मोल CH4 होगा तो कितने O2 लगेंगे? 2 O2 लगेंगे। अब आपको CH4 दे कितना रखा है? 8 ग्राम दे रखा है, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। कितना मास है बच्चों इसका? 8। और मोलर मास कितना है बच्चों? मोलर मास CH4 का मोलर मास निकालो कितना होगा? कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 4 है तो 16, तो कितना हो गया? 0.5 मोल्स। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आपके पास 1 मोल CH4 हो तो आपको कितने मोल्स O2 चाहिए होते हैं? 2 मोल्स O2 चाहिए होते हैं। अभी आपके पास CH4 कितने मोल्स है? 0.5 मोल्स। तो आप पूछ रहे कितने O2 चाहिए? 0.5 मोल्स अगर आपका CH4 है तो कितने O2 चाहिए? निकाल लोगे क्या बच्चों? बहुत आसान है। अरे 1 में 2 तो आधे में कितना? अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो 1 आएगा आंसर, बाकी कॉमन सेंस मत लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा? x। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 1। तो कितना मोल्स आ गए बच्चों? 1 मोल O2 आ गया। मतलब अगर मेरे पास इतना ग्राम CH4 होगा तो मेरे को कितने मोल चाहिए होंगे O2 के? 1 मोल O2 के मोल चाहिए होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई आपको बच्चों? चलो बच्चों, बहुत सही किया आपने, ये बहुत अच्छे समझ में आ गया आपको। चलो अब हम आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? देखना ध्यान से, अगला क्वेश्चन कराऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इजी नहीं है मतलब, वैसे तो आप लोगों के लिए अभी मुश्किल होगा, पर ध्यान रखना 5-6 क्वेश्चन करने के बाद ये आपके लिए बहुत इजी होगा।
क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कैलकुलेट मास ऑफ आयरन, मतलब आपको निकालना क्या, ये समझ में आ गया। आपको एलिमेंट पिक करना है, पहले तो क्या निकालना और क्या दे रखा है। कैलकुलेट मास ऑफ आयरन, आयरन निकालना है बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। जब वो किससे रिएक्ट करेगा, 18 ग्राम ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब H2O। तो ये दे रखा है, मतलब ये दे रखा है और ये निकालना है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन में ये समझ में आ गया, मतलब इन दोनों का कुछ काम नहीं है, आपको वो दे रखा है और वो निकालना है। तो करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो क्या करना, इक्वेशन लिखो और उसको बैलेंस कर लो। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो और उसको बैलेंस कर लो। सबसे पहला काम ये होना चाहिए। बिना बैलेंस करे अगर आपने एक क्वेश्चन कर दिया, आपकी मौत आ जाएगी वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले सब कुछ सही करने के बावजूद भी, ये 3 है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा। यही होगा बच्चों बैलेंसिंग। थोड़ी बहुत बैलेंसिंग आपने 10th में सीख ली होगी। ये हो जाएगा बच्चों आपका, पक्का। चलो, काम की चीजें क्या है बच्चों, ये है और ये है। तो पहले तो देखो अपना मेन चाय का फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, इस इक्वेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर 3 मोल्स Fe 4 मोल्स वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो एक ये बनेगा और 4 ये बनेंगे। अब ये दोनों तो अपने काम के नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, अगर 3 मोल्स मेरे पास क्या होंगे बच्चों, Fe होंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के मोल्स कितने चाहिए होंगे, 4 मोल्स Fe चाहिए होंगे। सॉरी गलत बोल दिया, 4 मोल्स क्या चाहिए होंगे, H2O चाहिए होंगे। ये लाइन जिसको नहीं समझ में आ रही है, ध्यान रखना, वो पूरा क्वेश्चन को गलत करेगा। ये कैसे लिखा मेरे को समझ में आया। इक्वेशन क्या कहना चाहती है आपको कि अगर इसको मैं 3 लूंगा तो ये कितने चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे, बस इतना सा है इसका मतलब। और क्या लिखना है यहाँ पे, मोल्स लिखना है, ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं बट मोल्स लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर मोल से ही होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और आपको क्या दे रखा है, 18 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है। वाटर दे तो रखा है बट 18 ग्राम दे रखा है। तो पहले उसको कन्वर्ट करो किसमें, मोल्स में। तो आपको गिवन क्या है बताओ, गिवन क्या दे रखा है बच्चों आपको, 18 ग्राम ऑफ H2O। यहां तक बात क्लियर है मेरे को। अब W क्या, अब निकालो नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम 18 और H2 का मोलर मास कितना होगा, 1 + 1 + 16 तो 80। तो कितना होगा बच्चों, 1। तो मेरे को बताओ कितने मोल्स दे रखे हैं H2O के, 1 मोल दे रखा है आपको क्या, H2O। ये तो था बच्चों इक्वेशन के हिसाब से, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें कितना आयरन प्रोड्यूस होगा देख लेते हैं। तो इसमें हम कितना आयरन प्रोड्यूस होगा, x मोल्स ले ले। अगर 4 में 3 हो रहा था तो 1 में x ले ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 और 4 × x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3/4 मोल्स ऑफ Fe। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है, क्या मेरी बात यहां तक आप सबको क्लियर है या नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आयरन के कितने मोल्स इंटरेक्ट करेंगे 18 ग्राम ऑफ स्टीम से। 18 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ वाटर से कितने, स्टीम से कितने मोल्स इंटरेक्ट करेंगे आयरन के, 3/4। बट आपको पूछा है कि मास बताओ, मोल्स नहीं बताने, पिछले वाले क्वेश्चन में तो मोल्स बताते, यहाँ मास बताने हैं। तो मास बताने और मोल्स दे रखे हैं तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो। याद करो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं आयरन के बच्चों, 3/4। मास इन ग्राम आपको निकालना है। और आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, नहीं पता, कोई बात नहीं, बता रखा है 56, 56। तो 56 होता है, 56 होता है। यहां तक बात क्लियर है बच्चों, समझ में आया क्या हुआ। पहले मैंने क्या कर दिया, आयरन के मोल्स निकाल लिए, पहले मैंने आयरन के मोल्स निकाल लिए और अब मैं उसका मास निकाल रहा हूं। ये वाली लाइन कहां से आई थी याद करो वापस, ये इक्वेशन से आएगी। और ये आपको गिवन है जिसके लिए आपको क्या निकालना है, आयरन का मास निकालना है या आयरन के मोल्स निकालने हैं। यहां तक मेरी बात आप सबको क्लियर हो गई। यहां से W निकालूंगा तो क्या आएगा, 3/4। यहां पे डिवाइड हो रहा है बच्चों, तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करोगे आप, कितना आ गया बताओ, कितना आयरन आ गया बच्चों, 42 ग्राम आयरन आ गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी होता है। इन 2 क्वेश्चंस को प्लीज ढंग से करना। कल हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों, टेंशन मत लो, ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी ही होगी, बट कोई बात नहीं, करते रहो, चलते रहो, रुकना आपका काम नहीं है, चलना है आपका काम, ठीक है।
रुकना नहीं है, सिर्फ चलते रहना है, काम करते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। हो रहा है नहीं हो रहा है टेंशन मत लो, ठीक है। डिफिकल्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ही आपका केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है आपका, ये मान लो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का, तो थोड़ा सा उसको समझते हुए चलो, आपको सब आ जाएगा। बस आप बस कीप स्माइलिंग और बस धीरे धीरे करके आप क्या करो, चैप्टर को आगे बढ़ते हुए चलो, ठीक है। चलो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहे, जय हिंद।